देखिए दोनों में चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने विधायकों और लोकसभा कोऑर्डिनेटरों के साथ बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधायकों से फीडबैक लिया और उनकी समस्याओं को भी सुना। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 नवंबर को करनाल में रैली का तैयारियों की समीक्षा की गई। वहीं जवाहर यादव ने कहा कि विधायकों का जनसंवाद कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनसंवाद के कार्यक्रम करने से विधायकों का मनोबल बढ़ा है। वहीं साथ ही सरकार ने जनहित के जो काम किए हैं उसका बहुत अच्छा फीडबैक उनको मिला। और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर जवाहर यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी को संगठन के बारे में न समझाएं। देखिए दोनों में पहले विधायक भी अपने क्षेत्र के जो काम होते हैं उनको लेकर आते हैं। पुराने काम है उनमें क्या प्रोग्रेस होगी उसकी जानकारी देते हैं, नए विषय माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। उसके बाद जो 10 लोकसभा है उनके जो एक कोऑर्डिनेटर लगे हैं उनके जो काम थे, समाज हित के काम थे, उनको लेकर उनका फीडबैक लिया और नई कुछ जानकारी फील्ड के लिए दी गई है, जिससे कि उसका मेन उद्देश्य होता है कि हरियाणा के जो 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं उनके जीवन को बेहतर कैसे करें। ऐसे ही अभी 2 तारीख को माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं करनाल में, जिसमें जिन लोगों को लाभ मिला है, जिनको हम लाभार्थी कहते हैं, ऐसी इसकी एक बड़ी रैली भी की जा रही है, उसकी भी समीक्षा की गई है। जी, क्योंकि जो नए कोऑर्डिनेटर जो बनाए गए जैसे 10 लोकसभा इनका वर्क जो 2024 के चुनाव तक चलता रहेगा या इनकी रिपोर्ट आनी थी, रिपोर्ट आ चुकी है, इनकी वर्किंग नहीं, ये तो सीएम ऐसा ये कोई वैसा कोई उस तरह का नहीं है। सीएम साहब को रिपोर्ट करनी होती है। सीएम साहब जो काम देते हैं वो फील्ड में जाके उनका फीडबैक लेना होता है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने करनाल में 2 नवंबर को होने वाले अंत्योदय महासम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव में बेहतरीन कार्य करने में हरियाणा के देश में 3रा स्थान मिलने पर सीएम मनोहर लाल और सभी अधिकारियों और नागरिकों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि करनाल में 2 नवंबर को होने वाला अंत्योदय महासम्मेलन ऐतिहासिक होगा। हमारे देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी अंत्योदय महासम्मेलन के अंदर शिरकत करेंगे। उसकी तैयारियों के लिए आज यहाँ मैं आया था और क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे हरियाणा प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ रहेंगे और व्यवस्थाओं के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं चलाई, जो मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं चलाई, ऐसे जो बेनिफिशरीज हैं उन बेनिफिशरी से आदरणीय अमित शाह जी नवंबर को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाले अंत्योदय महासम्मेलन में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। इस महासम्मेलन को लेकर की जा रही तैयारियां अंतिम चरणों पर चल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि पंडाल से लेकर एंट्री पॉइंट तक सभी इंतजामों की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं करनाल पुलिस रेंज के आईजी सत्येंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और आईजी ने बताया कि महासम्मेलन को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। देखिए, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय की विजिट को लेकर यहाँ पे उसको देखते हुए सुरक्षा के लिए हमने सारी 400 बंदोबस्त यहाँ पे किया है। टोटल जो आवश्यकता अनुसार सारा हमने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे पुलिस फोर्सेज आ चुकी हैं, रिहर्सल्स उनकी चल रही है और सुरक्षा को लेकर जो सभी समुचित बंदोबस्त है वो किए जाते हैं।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कुरुक्षेत्र उपमंडल पिहोवा के गांव सारसा और संतोली में समाज कल्याण अधिकारी को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारी ने जनसंवाद कार्यक्रम में अपनी जगह डाटा एंट्री ऑपरेटर को भेजा था। इतना ही नहीं, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने जनसंवाद में गैर हाजिरी पर जीएम रोडवेज जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन एसडीओ और मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं गांव मलिकपुर में देरी से पहुंचने पर खंड शिक्षा अधिकारी पिहोवा को चेतावनी दी है और कि भविष्य में जनसंवाद कार्यक्रमों को गंभीरता से नहीं लिया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं इस दौरान मंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। देखिए, जनसंवाद कार्यक्रम में सारे हरियाणा में खुद माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में चर्चाओं में जनसंवाद करें और माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार हम सभी मंत्रियों को विधायकों की भी ड्यूटी लगी है। हम भी लगातार एक विधानसभा के 5 गाँव में जनसंवाद करने का काम कर रहे हैं। आज मेरा पिहोवा विधानसभा का 5 गाँव का जनसंवाद का कार्यक्रम है और पहला मेरा प्रोग्राम सासा गाँव का था और यहाँ पर जो भी समस्याएं आई है, जो दिक्कत परेशानियां हैं, उनका समाधान करने का हम काम करेंगे। सभी विभागों के अधिकारी भी साथ हैं और एसडीओ भी साथ में हैं। तो जो भी दिक्कत परेशानी है, जो भी घटना, इसको हम दूर करेंगे और जो डिमांड गाँव की तरफ से जो आई है वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने का काम करेंगे। बहादुरगढ़ के कुम्हार वाले मोहल्ले में एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट में मां बेटी की मौत हो गई और पूरे परिवार में दुकान में आग लगने का मामला भी सामने आया है। एक तरफ जहां सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में जान गंवाने वाली मां बेटी की शव यात्रा निकाली जा रही थी, वहीं उसी वक्त इस परिवार की दुकान में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पूरा परिवार मां बेटी की शव की यात्रा छोड़कर दुकान के पास पहुंचा तो देखा कि दुकान के अंदर से धुआं निकल रहा था। पानी के टैंकर की मदद से लोगों ने दुकान की आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। अपना कुम्हारों के मोहल्ले में जो सिलेंडर पड़ा है उसको जो जाने चली गई है, उन्हीं की दुकान थी और वो पोस्टमार्टम हो गए घर पे आए और ले जाने की तैयारी कर रहे थे शमशान घाट। इतनी खबर आई दुकान में से धुआं निकल रहा है और देखा तो ये दुकान में आगे शटर डाउन था और दमकल कर्मचारियों को फोन करा, लेकिन यहाँ वो इस समय भी नहीं आ पाया। एक टैंकर भाई ने मदद करी, टैंकर रोक के तो आग हो जाएगी। क्या दमकल विभाग को सूचना दी? दमकल विभाग को सूचना दी, 112 पे कॉल की थी दमकल विभाग के लिए और पुलिस के लिए। सांसद धर्म सिंह सैनी का बयान सामने आया है। बता दें कि कहा कि पीएम मोदी ने न केवल देश की राजनीति और शासन प्रशासन की कार्यशैली को बदला, बल्कि कूटनीति कौशल से विश्व में देश का मान भी बढ़ाया है। बता दें कि सांसद धर्मवीर सिंह तो शाम विधानसभा के विभिन्न गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से रूबरू हुए थे। वहीं उन्होंने गांव कोहाड़, बजीना, ढाणी, माहू समेत कई गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम कर लोगों की जन समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकतर समस्याओं का निपटारा किया गया। सांसद ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में सरकार नागरिकों के लिए समानता और अवसरों के सृजन की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रही है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मूलभूत सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य पर पूरा फोकस रहेगा। और सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने पीने के पानी के लिए 2024 तक हर घर में स्वच्छ पानी के लिए 70 लीटर तक पानी दिया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया। वहीं इसमें अधिकतर गांव और शहरों में इस कार्य को पूर्ण कर लिया गया। तो 6 गाँव में 3
ज्यादातर समस्याएं हम अपने क्षेत्र में देखते हैं, तो बिजली, पीने के पानी, कुछ गांव के अंदरूनी लोगों में और महंगी पानी, ये एक बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र के अंदर। तो मैं तो ये मानता हूँ इस लोकसभा में तकरीबन जो समस्याएं हैं राष्ट्रीय स्तर की, जिससे हम सदस्य हैं लोकसभा के ज्यादा प्रदेश की पॉलिसी से कोई नाराजगी कहीं है, तो वो जो लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लोगों को यही शिकायत आती है कि एक महल में पानी पूरा होता है, दूसरा में पानी मिलता नहीं। भारत की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल ने अपने समय से पहले शुरू हो गई और बता दें कि इस बार मिल समय से पहले चालू हो गया और वो इसलिए ताकि किसानों को इसका भरपूर फायदा मिल सके। किसान अपने गन्ने उस समय के अनुसार मिल में डाल सकेंगे ताकि वो गेहूं की बुआई कर सकें। एक तरफ मिल चालू होने को लेकर किसानों में काफी उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ गन्ने का समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी न होने पर किसानों में निराशा की झलक देखने को मिल रही थी। ये जो सरस्वती शुगर मिल है इनकी मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूँ। पिछले वर्ष भी इन्होंने समय से 8 दिन पहले लाकर किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया था और आज उससे भी 8 दिन पहले 31 अक्टूबर को मिल लाकर किसानों को बिल दी है और किसान समय पर अपनी गेहूं की बिजाई कर सके। इन्होंने एक अच्छी पहल करते हुए बिल प्रशासन ने बड़ा किसानों के साथ बड़ा अच्छा तोहफा देकर किसानों को खुश किया। किसानों का बड़ा चाव होता है जब शुगर मिल चलता है और कल से ही यहाँ टपालियां यार्ड में शुरू हो गई थी। रादौर में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को कृषि की नई तकनीकों और फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर विभिन्न विभागों और प्राइवेट कंपनियों की तरफ से स्टॉल लगाए गए, वहीं कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कृषि अधिकारी सरिंद्र कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन करने पर सरकार की ओर से किसानों को दिए जा रहे हैं, वहीं लाभों के बारे में भी इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान किसानों से पराली न जलाए जाने की अपील भी की गई ताकि बिगड़ते वातावरण को बचाया जा सके। प्रबंधन किसानों को जागरूक करना था और साथ में जैसे अभी आपको पता है कि रबी फसलों की बिजाई शुरू हो चुकी है, तो हमारे यहाँ अलग अलग बीज कंपनी से पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और मधुमक्खी पालन और बागवानी नर्सरी, इसमें काफी ज्यादा प्राइवेट कंपनियों ने और सरकारी डिपार्टमेंट ने भाग लिया। इसमें किसानों को विभिन्न तरह की जो नई उन्नत बीज हैं गेहूं के, सरसों के, उसके बारे में किसानों को जागरूक करना। सर, इसमें लगभग 1000 किसानों ने आज भाग लिया है और इसमें किसानों को बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा। इसमें हमारे जैसे फसल अवशेष प्रबंधन की 1000 रुपये पर किले की स्कीम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। सीएम ने लिखा कि हरियाणा दिवस पर हरियाणा एक, हरियाणवी एक की अवधारणा को मजबूत करने का संकल्प लें। बता दें कि हरियाणा दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया और सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम ने लिखा, हरियाणा दिवस पर हरियाणा एक, हरियाणवी एक की अवधारणा को और मजबूत करने का संकल्प लें।
34 साल हो गए हैं और 1989 में बने जिले में इन वर्षों में विकास के नए आयाम छुए हैं। बता दें कि हरियाणा गठन के समय कैथल कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा था। उस समय ये केवल उपमंडल था, लेकिन जैसे ही ये 1989 में जिला बना तो यहाँ विकास के नए रास्ते खुले। वर्तमान समय में कैथल जिला स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और विकास परियोजनाओं में अग्रणी जिला बना। विदेशों में जहाँ कैथल का चावल खुशबू बिखेर रहा है, वहीं खेलों में खिलाड़ी के नाम भी चमक रहे हैं। बता दें कि 3 खिलाड़ी जो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तीरंदाजी में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद पैरालंपिक खिलाड़ी हरविंदर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक 17 महीने की बच्ची एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसके उपचार के लिए एकमात्र 17 करोड़ रुपए का टीका है। बता दें कि जो कि अमेरिका से मंगवाया जाता है। यह खास बात यह है कि ये टीका बच्चे की उम्र के 2 साल तक ही लगाया जा सकता है। शिवांशी मिश्रा के माता पिता को जब इस बीमारी का पता चला तो वो कैनवीन अयोध्या धाम पहुंचे, जहां उन्होंने कैनवीन से इससे पहले भी इस बीमारी से ग्रसित 2 बच्चों को निशान मैदान और कवर जांगड़ा के उपचार के लिए लोगों से अपील कर क्राउड फंड इकट्ठा कर चुका है। बता दें कि कैनवीन फाउंडेशन एक संस्थापक डॉक्टर डीपी गोयल के मुताबिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक की ये बीमारी इतनी घातक है कि इसका एकमात्र टीका अमेरिका में ही बनता है। डीपी गोयल के मुताबिक सोमवार को बच्चे के माता पिता कैनवीन फाउंडेशन आए थे और उन्होंने गुहार लगाई कि 17 करोड़ एकत्रित करने में उनकी मदद करें। मेरी बच्ची अभी 17 महीने की हो चुकी है और ये जो इंजेक्शन की जीन थेरेपी की हम बात कर रहे हैं, इसका नाम जोल्डेस्मा है और ये जो ट्रीटमेंट है ये इसको 24 महीने से पहले लगती है। अभी वो जो जीन मॉडिफिकेशन थेरेपी है वो बच्चे पे काम करती है। इस जीन मॉडिफिकेशन थेरेपी की जो कीमत है वो $2.1 मिलियन है। तो अगर एक्सचेंज रेट के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 17 करोड़ के आसपास आती है, जो कि किसी भी सामान्य परिवार के बस की बात नहीं है। इसलिए हम लोग कैनवीन फाउंडेशन के पास मदद मांगने आए और यहाँ से हमने अपनी जो फंड रेजिंग की जो शुरुआत की है। जो हमारे पहले भी 2 बच्चों का कैनवीन फाउंडेशन ने शुरुआत की थी, ऐसे में बीमारी से ग्रसित हमारे बच्चों की सहायता के लिए कैनवीन फाउंडेशन आगे आया था। जैसा ये केस हमारे सामने आया है, सेम उसी तरह से उसी बीमारी से ग्रसित बच्चा हमारी प्यारी बिटिया शिवांशी मिश्रा, इनको कैनवीन फाउंडेशन के बारे में अपराध को पता लगा तो गर्भजात में हमारा बच्चा था जिसको अभी जो इंजेक्शन लगा है और उसके अच्छे परिणाम भी आए, तो उनके बारे में पता लगा कैनवीन फाउंडेशन के बारे में और उसी की अपील के लिए आज हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में आए दिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को AQI लेवल 364 पर पहुंच गया। हवा को जहरीली बनाने वाले PM 2.5 और PM 10 तत्वों की मात्रा बढ़ गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हल्की ठंड और हवा की कम रफ्तार ने भी लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, शहर की टूटी सड़कों पर वाहनों के चलते खूब धूल उड़ रही है, जिसकी वजह से राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर किए गए इंतजाम नाक के बराबर हैं। बता दें कि दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में आए दिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को AQI लेवल 364 पर पहुंच गया है। हवा को जहरीली बनाने वाले 10 तत्वों की मात्रा बढ़ गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हल्की ठंड और हवा भी
कम रफ्तार ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बता दें कि इतना ही नहीं, शहर की टूटी सड़कों पर वाहनों के चलते खूब धूल उड़ रही है, जिसकी वजह से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर किए गए इंतजाम ना के बराबर हैं। बता दें कि दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में आए दिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को एक्वाई लेवल 364 पर पहुंच गया। हवा को जहरीली बनाने वाले PM10 तत्वों की मात्रा बढ़ गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हल्की ठंड और हवा की कम रफ्तार ने भी लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, शहर की टूटी सड़कों पर वाहन के चलते खूब धूल उड़ रही है, जिसकी वजह से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में बढ़ रहे पॉल्यूशन की वजह से लोगों को काफी परेशानी होने लगी है। वहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई है। बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल के डॉक्टर योगेंद्र सरदाना ने बताया कि फरीदाबाद में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को भी संख्या 20% बढ़ चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं, जिन्हें सांस लेने में परेशानी और खांसी बुखार जैसे लक्षण पाए गए हैं। पॉल्यूशन से बचने के लिए सरदाना ने बताया कि जगह जगह जो पराली जलाई जा रही है, पुराने व्हीकल जो सड़क पर चल रहे हैं उसे वो पॉल्यूशन करते हैं, उन्हें बंद किया जाए। जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं उन जगह पर पानी का छिड़काव किया जाए। वहीं जब पॉल्यूशन पर कंट्रोल कर सकते हैं तो इस पॉल्यूशन से जिन लोगों को दमा और सांस लेने में परेशानी है, वो लोग घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जब से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है तब से मरीजों में जो बुजुर्ग लोग हैं, सांस लेने की दिक्कत, बुखार, खांसी, इस तरह के मरीज दिक्कत ज़्यादा आ रही हैं। और बच्चों में भी यही दिक्कत, जो खांसी जुकाम बुखार की दिक्कत आती है, क्योंकि पॉल्यूशन से या तो बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं या बुजुर्ग जिनको सांस लेने में पहले से दिक्कत है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम है। त्योहारी सीजन के चलते प्याज के बढ़ते दामों ने लोगों को रुला दिया है और लोगों की रसोई का बजट बिगड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं दुकानदारों की माने तो अभी वर्तमान समय में प्याज 70 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है और जिस वजह से इसकी खरीदारी कम हो रही है और इसका असर बिक्री पर भी सीधा पड़ा है। प्याज 20 रुपए का तो दे ही नहीं रहे साहब। कितने रुपए किलो प्याज 60-70 रुपए किलो दे रहे हैं। अच्छा, तो कितनी रसोई का रेट बिगड़ा आपका जिस तरीके? भाई इतने में तो आदमी मर जाएगा, गरीब आदमी तो लेना भाई। तो रेट सुनते क्या हम नहीं लेके जाओगे? ना, आप कहाँ 20 को दे ही नहीं रहे तो कहाँ से ले लेंगे? बहुत दिक्कत हो रही है जी। क्या कारण मानते हो जो प्याज महंगी हुई है? भाई सरमाएदारन ने इसका स्टॉक किया है, अब वो अपने माल निकाल रहे हैं। किसानन की बिके 1 रुपए किलो, किसान से 1 रुपए खरीदी जाती है मंडी में, वही 70 रुपए किलो बिकती है। फायदा किसको होता है, सिर्फ आड़तियों को या दुकानदारों को? उसको फायदा होता है दुकानदार को, उसको होता है जो उसका जमाखोरी करते हैं।